नमस्कार, डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में आपको जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में बताने जा रही हूँ। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। जाति हमेशा परिवर्तनशील संस्था रही है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में निश्चित पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को जानना ज़रूरी है और इन सिद्धांतों के माध्यम से ही हम जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में जान पाएंगे। और ये सिद्धांत इस प्रकार हैं: परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत और अंतिम है बहुकारक सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्रोत वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ एवं धर्मशास्त्र हैं। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का पैरों से हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा के अनुसार कृष्ण ने 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों, 100 वैश्यों एवं 100 शूद्रों को जन्म दिया और उन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना व्यक्तियों के गुण एवं कर्म के आधार पर की है। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, किंतु जातियों को उत्पत्ति के लिए मनु प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता को उत्तरदायी मानते हैं। महाभारत एवं गीता में भी वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। ये सिद्धांत जाति की नहीं, ये इसकी आलोचना बता रही हूँ मैं परंपरागत सिद्धांत की। ये सिद्धांत जाति की नहीं बल्कि वर्ण की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। वर्तमान वैज्ञानिक एवं तार्किक युग में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों की उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत अवैज्ञानिक एवं अतार्किक है। प्रजातीय सिद्धांत। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि जाति प्रथा का उद्गम प्रजातीय भिन्नता एवं प्रजातीय मिश्रण के कारण हुआ है और इन विद्वानों में मुख्य हैं घूरे, रिजले, मजूमदार, N.K. दत्ता, राय आदि। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर्बर्ट रिजले ने प्रजातीय मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। उनका मत है कि जाति प्रथा आर्यों की देन है। आर्य लोग फारस से जब भारत में आए तो अपने साथ वहाँ की समाज व्यवस्था भी लाए। वहाँ समाज 4 भागों में बटा हुआ था। उन्होंने उसी व्यवस्था को भारत में भी लागू किया। इसके अतिरिक्त आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए। जब उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों द्रविड़ों को परास्त किया तो उनमें विजेता होने से श्रेष्ठता के भाव पैदा हुए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की प्रजाति, शारीरिक रचना एवं संस्कृति से अपने को श्रेष्ठ समझा।
क्योंकि आर्य बाहर से आए थे तथा अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे, अतः उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह किया। इससे अनुलोम विवाह आरंभ हुआ, किंतु बदले में उन्होंने आर्य लड़की का विवाह द्रविड़ लड़के से करने पर रोक लगा दी। इससे प्रतिलोम विवाह निषेध हुए। जब आर्य लोगों में स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो गई तो उन्होंने अनुलोम विवाह पर भी रोक लगा दी। किंतु जब कभी भी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के नियमों की अवहेलना हुई तो ऐसे विवाहों में उत्पन्न संतान को वर्ण संकर माना गया और इस समूह को एक नवीन जाति का दर्जा दिया गया। इस प्रकार जातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई तथा विभिन्न समूह में वर्ग भेद भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार रिजले के अनुसार प्रजाति संघर्ष ने अनुलोम विवाह ने प्रजातीय मिश्रण को और प्रजातीय मिश्रण ने वर्ण संकरता को एवं वर्ग भेद को जन्म दिया। विद्वान घूर्य ने भी रिजले के प्रजातीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। घूर्य के अनुसार आर्यों एवं अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए घूर्य उत्तरदायी मानते हैं। रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों एवं अनार्यों में कई उच्च एवं निम्न समूह बने। इस प्रकार जाति व्यवस्था का आदि स्रोत आर्य एवं द्रविड़ों के बीच पाया जाने वाला प्रजाति भेद था। डॉक्टर मजूमदार भी रिजले के प्रजातीय सिद्धांत से सहमति व्यक्त करते हैं। मजूमदार का मत है कि जब आर्य भारत में आए उससे पूर्व ही उनमें 3 वर्ग थे जो परस्पर विवाह नहीं करते थे। भारत में आने पर द्रविड़ों को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा। आर्यों के आने के बाद भी समय समय पर अनेक अन्य प्रजातीय समूह आक्रमणकारी के रूप में आते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक संपर्क और सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ, जिन्होंने जातियों का बाद में रूप ग्रहण कर लिया। मैं आपको बता दूं, प्रजातीय सिद्धांत की भी आलोचना हुई है और वो आलोचना इस प्रकार है। जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय मिश्रण एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, किंतु इसका एकमात्र कारण प्रजातीय मिश्रण एवं सांस्कृतिक संपर्क को नहीं माना जा सकता। ऐसा करके हम अन्य कारकों की अवहेलना करते हैं। हटन कहते हैं कि प्रजातियों में खान पान, छुआछूत संबंधी कोई निषेध नहीं पाए जाते थे, जबकि जाति में पाए जाते हैं। यदि प्रजाति ही जाति की उत्पत्ति का आधार है, तो जाति में छुआछूत व खान पान के निषेध क्यों पनपे? प्रजाति से ही जाति का जन्म हुआ है, तो दुनिया के दूसरे भागों में भी प्रजातीय संपर्क होने पर जाति प्रथा क्यों पनपी? ऐसा भारत में ही क्यों हुआ? अब मैं आपको तीसरा सिद्धांत बताने जा रही हूँ और वह है धार्मिक सिद्धांत। जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार मानने वालों में जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं होकार्ट तथा सेनराट। होकार्ट का मत है कि धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्म कांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ। प्राचीन भारत में धर्म का बहुत अधिक महत्व था। धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति यज्ञ, हवन, देवताओं को बलि चढ़ाकर दी जाती थी। इन कर्म कांडों को करने वाले विभिन्न समूह थे, जैसे ब्राह्मण मंत्रों उच्चारण एवं हवन का कार्य करते थे।
माली पुष्प लाते थे तथा नाई हजामत एवं निमंत्रण देने का कार्य करते थे। इन भिन्न भिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति उसके कार्यों की पवित्रता के अनुसार ऊंची या नीची थी। ये स्थिति समूहों के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही और ऐसे समूह बाद में चलकर जाति के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं ने ही जाति को जन्म दिया। धार्मिक क्रियाओं ने ही जाति को जन्म दिया। अब हम सेनाट के विचारों को भी जानेंगे। उन्होंने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित निषेधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। उनका मत है कि पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन में भिन्नता एवं निषेधों के कारण ही जाति प्रथा का जन्म हुआ है। धार्मिक सिद्धांत की भी आलोचना हुई है, क्योंकि इन दोनों ही विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति के लिए धर्म को ही उत्तरदायी माना है। ये सिद्धांत एकांकी है। इसमें अन्य पक्षों की, मतलब धर्म के अलावा अन्य पक्षों की अनदेखी की गई है, अवहेलना की गई है। व्यावसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता नेस्फील्ड हैं। देहलमन तथा ब्लंट भी सिद्धांत के समर्थक हैं। नेस्फील्ड प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। एक व्यवसाय विशेष के करने वाले लोगों ने अपने को एक जाति का घोषित किया। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर तय होती है। जिन व्यवसायों को समाज में ऊंचा पवित्र माना जाता है, उन्हें अपनाने वाली जाति भी समाज में ऊंची मानी गई। अपवित्र एवं निम्न समझे जाने वाले व्यवसायों को करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति निम्न समझी गई। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। हटन कहते हैं कि व्यवसायिक संघ दुनिया के दूसरे भागों में भी रहे हैं, फिर वहाँ जातियाँ क्यों नहीं बनी? भारत में ही ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि इस सिद्धांत की आलोचना के संबंध में कि इस सिद्धांत में प्रजातीय तत्वों की अवहेलना की गई है, जबकि प्रजाति भी जाति की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अब मैं आपको अगला सिद्धांत बताने जा रही हूँ। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में घुर्ये एवं अबे डुबाय प्रमुख हैं। अबे डुबाय का मत है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है, जो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निर्मित की। घुर्ये का मत है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। आपकी मान्यता है कि आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था। ये संस्कृति मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में ही पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में और जाति के प्रमुख आधार भी इसी क्षेत्र में पनपे। यदि हम ब्राह्मणों को दिए गए अधिकारों को देखें तो ये सिद्धांत कुछ सीमा तक सही प्रतीत होता है। इस सिद्धांत की आलोचना हुई है जाति, और वह इस प्रकार है। जाति प्रथा की उत्पत्ति को केवल ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाति प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और ब्राह्मणों की इस चतुर योजना को किसी ने भी ना समझा हो,
ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति के लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर मानव लिखा है, उसके स्थान पर अब आप माना पढ़िए। माना, आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हटन ने 1861 की जनगणना रिपोर्ट में प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के दौरान किया। विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह एवं खानपान संबंधी निषेधों को समझाने के लिए हटन ने माना का सहारा लिया। मैं एक बार फिर बता दूं, वहाँ सिद्धांत हेडिंग में मानव लिखा है, उसके स्थान पर आपको माना पढ़ना है। हटन ने माना का सहारा लिया। माना एक रहस्यमय, अलौकिक, अवैयक्तिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। माना ये स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा एवं बुरा दोनों हो सकता है। इसलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से भी डरते हैं। अन्य शक्तियों एवं समूहों के माना से बचने के लिए अंतर्विवाह, खानपान, सामाजिक सहवास संबंधी निषेध लागू किए गए। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थी और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते थे एवं समूह विभाजन भी था, किंतु यहाँ के मूल निवासियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। ये आर्यों के प्रभाव के कारण ही पैदा हुआ। हटन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारकों, ये कारक हैं जैसे भौगोलिक पृथक्करण, खानपान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का संघर्ष, वर्णों का विकास तथा प्रशासकों की आर्थिक एवं प्रशासकीय नीतियां आदि के प्रभाव को स्वीकार किया, यानी इन कारकों को मुख्य माना। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि इसकी आलोचना में माना की धारणा विश्व की सभी जनजातियों में पाई जाती है, फिर भारत में ही उसके आधार पर जाति की उत्पत्ति क्यों हुई। जब हटन स्वयं ये मानते हैं कि जाति की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग रहा है, तो फिर माना या आदिम संस्कृति के आधार पर ही इस संस्था के उद्गम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अब हम अंतिम सिद्धांत भी जान लें, बहुकारक सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी विस्तार से बताया, और अनेक अन्य कारकों की अवहेलना की गई। जाति प्रथा एक जटिल संस्था है। इसके उद्गम एवं विकास में अनेक तत्व उत्तरदायी रहे हैं। जाति प्रथा एक लंबे विकास का परिणाम है जिस पर धर्म, प्रजाति, भौगोलिक, राजनीतिक कारकों, सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता की भावना, व्यवसाय एवं कर्मकांड आदि सभी का प्रभाव रहा है। हटन ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ये बात जोर देकर कही जाती है कि भारतीय जाति प्रथा कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंतःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जो अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार का सम्मिलित रूप में
नहीं पाए जाते, अन्य कहीं जगह पर भी सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते। संक्षेप में जाति प्रथा को जन्म देने में किसी एक कारक का नहीं बल्कि अनेक कारकों का योगदान रहा है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति ने बल्कि उद्विकास हुआ है। गर्ल्स, अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जाति प्रथा के प्रकार या महत्व बताऊंगी और जाति प्रथा की दोष या हानियाँ बताने जा रही हूँ। धन्यवाद।